वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि दिल्ली धमाके के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू हो सकता है। अनपॉज बटन यानी पॉज बटन से उंगली हट सकती है। इसे लेकर खुफिया एजेंसी में हलचल तेज है। गृह मंत्रालय में 2.5 घंटे तक हाई लेवल बैठक हुई है। इस बैठक में गृह सचिव, आईबी, एनआईए के अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी खबर यह है कि क्या भारत कोई ठोस सख्त कदम उठा सकता है। ऑपरेशन त्रिशूल इस वक्त जारी है। भारत की पूरी सेना का बल काफी जोरों शोरों से अरेबियन सी यानी अरब महासागर में है। वहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सारे सेना के सारे विंग्स एक साथ वहां पर एक्शन में है। बहुत इंटेंस ड्रिल्स कर रहे हैं और कुछ दिन के लिए 12 तारीख तक नो टाइम लगा है नॉर्दर्न एरिया में और वहां पर भी एक्सरसाइजेज हो रही हैं। यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, प्रधानमंत्री ने कहा करारा जवाब मिलेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की जो पॉज बटन है, क्या इससे उंगली हट जाएगी? और खासकर तब जब रक्षा मंत्री और सेना चीफ ने कह दिया है कि इस बार हम भूगोल बदल देंगे, आपका मैप बदल देंगे। देखिए बिल्कुल आनंद, हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि पिछली बार का अगर भारत सरकार का फैसला याद हो तो उसमें साफ तौर पर निर्णय लिया गया था कि कोई भी आतंकी घटना एक्ट ऑफ वॉर के अंतर्गत मानी जाएगी और माना जाएगा कि ये भारत पर हमला है। और साफ तौर पर कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई बार कई मौकों पर कह चुके कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि अगर कल घटना हुई और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान जाते हैं, वो चाहते तो भूटान जाना कैंसिल कर सकते थे, लेकिन भूटान यानी कि विदेशी धरती पर जाकर जो उन्होंने मैसेज दिया कि किसी भी षड्यंत्रकारी को बख्शा नहीं जाएगा, तो वो न केवल भारत के लिए था, ना केवल आतंकियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए चेतावनी थी कि अब भारत वो ऐसा वार करने वाला है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जो चल रहा है उसके तहत ऐसा वार करेगा कि सभी के होश फाख्ता हो जाएंगे। जो षड्यंत्रकारी हैं उनको उनका नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा। ये साफ है क्योंकि अफगान सीमा पर जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश और लश्कर के जो आतंकी कैंप हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट हो गए हैं, सभी को पता है। और जो उसकी दूरी लगभग भारत से अगर दूरी देखें तो वो 350 किलोमीटर तक है। और भारतीय वायुसेना साफ तौर पर स्पष्ट कर चुकी है कि ये जो रेंज है वो भारतीय वायुसेना की रेंज से बाहर नहीं है। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की धरती से पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि जो षड्यंत्रकारी है, जो इसके पीछे छिपा है, उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आपको ध्यान होगा कि बिहार की धरती से ऐसा उन्होंने तब कहा था जब पहलगाम वाली घटना हुई थी कि जो भी इसके पीछे और इसके आका हैं उनको दुनिया के अंतिम छोर तक उनका पीछा किया जाएगा और उनको उनका सबक सिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री के साथ साथ अगर आप जैश की बात करें तो बहावलपुर के बाहर इनका अफगानिस्तान के नंगरहार में भी बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैंप है और नंगरहार से ही मौलवी इरफान का हैंडलर उससे संपर्क में था वीओआईपी से। यह खबर भी अब न्यूज 18 इंडिया के पास है। तो भारत की अभी इस वक्त बहुत बड़ा सैन्य एक्सरसाइज चल रहा है ऑपरेशन त्रिशूल। तो क्या उसके डायनामिक अचानक चेंज हो सकते हैं या भारत कहीं और हरकत शिरकत करेगा? अब इसको पूरे पाकिस्तान स्टेट को और मिलिट्री को एक मानेगा और सिर्फ जिहादी तंजीमों पर ही नहीं अटैक करेगा। देखिए आनंद, भारत जिस तरह से तैयारियां लगातार चल रही हैं और आप इसको इस समय से समझ सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री भूटान की धरती से ये मैसेज देते हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह लगातार 2.5 से 3 घंटे के अंदर 2 बड़ी बैठकें कर रहे होते हैं। तो तैयारियां समझी जा सकती है कि भारत किस तरह से, क्योंकि रात भर एजेंसियों के प्रमुखों के साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपर्क में रहे, गृह मंत्री संपर्क में रहे, पल पल की वो जानकारी लेते रहे। और अब भारतीय वायुसेना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान आता है तो साफ तौर पर दिखाता है कि भारत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। और जो आप बात कर रहे हैं लश्कर और जैश की, उनके खिलाफ जो भी सबूत होंगे, क्योंकि अब सारे सबूत जुटाए जा रही है जो पूरी दुनिया के सामने रखे जा सके, लेकिन केवल सबूत जुटाना मकसद नहीं है, उसके साथ साथ पलटवार करना, जवाबी कार्रवाई करना और निर्णायक कार्रवाई करना, ये एक बड़ा मकसद है। और इसके तहत साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए सरहद के उस पार तो सफाई अभियान जारी रहेगा और ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, लेकिन सरहद के अंदर भी जो घर के भेदी हैं, जो यहां रह करके दुश्मन की मदद कर रहे हैं, उन सबको भी निकाल कर दौड़ा कर सड़कों पर और उनको भी जस्टिस पर लाना जरूरी है। ये भी एक पुकार है। यतेंद्र, धन्यवाद। वहीं दिल्ली के लाल किले में हुए ब्लास्ट मामले की जांच अब 3 अहम फैक्टर्स पर आकर टिक गई है। जांच एजेंसियां अब 3 घंटे के गैप पर फोकस कर रही हैं जब आरोपी डॉक्टर उमर ने लाल किले की पार्किंग में गाड़ी खड़ी की थी। दोपहर के 3:19 से लेकर शाम के 6:48 तक वो गाड़ी वहां क्यों खड़ी थी? जांच एजेंसियों के मुताबिक क्या आरोपी उमर
पीक टाइम का इंतजार कर रहा था, क्योंकि शाम के 6:30 से 7:30-8 बजे के बीच में वो इलाका सुनहरी मस्जिद का और गौरीशंकर मंदिर जहां पर है वहां पैक रहता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। अब इस ब्लास्ट में विस्फोटकों की सप्लाई कहां से हुई, यही नहीं ब्लास्ट में किसी ऑब्जेक्ट के नहीं दिखने के ऐसे सवाल और गहरा गया है, क्योंकि उसमें श्रापलर नहीं, स्प्लिंटर्स नहीं, तो फिर मंशा क्या थी। 3.25 घंटे यहां, 3.5 घंटे यहां, और सुबह 8 बजे, 8:15 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे के बीच में ये गाड़ी कहां गई थी, क्यों गई थी, क्या मंशा थी, ये सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी बाकी। दिल्ली के लाल किले पर हुए ब्लास्ट मामले की जांच में दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब 3 अहम एंगल्स पर काम कर रही हैं। 3 घंटे तक कार पार्किंग, अल फलाह यूनिवर्सिटी नेटवर्क, ब्लास्ट का अनोखा इंपैक्ट। दिल्ली ब्लास्ट का पहला एंगल 3 घंटे तक कार पार्किंग। जांच के दौरान सबसे बड़ा सवाल उन 3 घंटों का है जब आरोपी डॉक्टर उमर ने लाल किले की पार्किंग में अपनी i20 कार खड़ी की थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी उमर ने सोमवार दोपहर 3:19 पर गाड़ी पार्क की थी और उसे 6:22 पर निकाली थी। सवाल यह है कि इन 3 घंटों में उमर कहां था? क्या वो किसी से निर्देश ले रहा था या स्लीपर सेल के किसी संपर्क का इंतजार कर रहा था? दिल्ली ब्लास्ट का दूसरा एंगल, अल फलाह यूनिवर्सिटी का नेटवर्क। लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने हुए ब्लास्ट का दूसरा एंगल जुड़ा है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां करीब 3000 किलो विस्फोटक रखने के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील पढ़ाते थे। यानी डॉक्टरों के इस नेटवर्क का कनेक्शन इस ब्लास्ट से जुड़ा है। शक ये है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील ने विस्फोटकों की सप्लाई की। डॉक्टरों के इस नेटवर्क में इनके अलावा और कितने एक्टिव और नॉन एक्टिव मेंबर्स हैं? इसके साथ ही सवाल ये है कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक कहां से आया? क्या ये विस्फोटक अलग अलग खेप में आरोपियों के पास पहुंचाए गए थे? विस्फोटक और हथियार यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन थे? जिस टेलीग्राम ग्रुप से आरोपी जुड़े हैं उसके अन्य मेंबर कौन है और ये ग्रुप कब था? क्या डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल ने दिल्ली की रेकी की थी या इनके लिए नेटवर्क में कोई और काम कर रहा था? दिल्ली ब्लास्ट का तीसरा एंगल, ब्लास्ट का अनोखा इंपैक्ट। तीसरा एंगल ब्लास्ट के तकनीकी पहलू से जुड़ा है। विस्फोट में पुलिस को कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट जैसे कील, बॉल बेयरिंग, ब्लेड जैसी धारदार चीजें नहीं मिली। इन चीजों से ब्लास्ट का इंपैक्ट दूर तक होता है। बिना ब्लंट ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल के बावजूद इसके विस्फोट का असर इतना तेज था कि वहां कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई थी। आसपास की कई गाड़ियां धू कर जलने लगी। पास के मार्केट में भी इसका भयानक असर दिखा। जैन मंदिर से लेकर कई दुकानों के शीशे चकनाचूर हो गए। ब्लास्ट की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी थी। यही नहीं, इतने बड़े ब्लास्ट के बावजूद जमीन पर गड्ढा तक नहीं बना। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लाल किला धमाके में हाई इंटेंसिटी के केमिकल बम का इस्तेमाल हुआ था। ये इतना खतरनाक था कि आसपास जो भी आया पूरी तरह तबाह हो गया। असल जांच से जल्द पता चलेगा कि इनमें से कौन से केमिकल का इस्तेमाल हुआ था। जांच एजेंसियों के मुताबिक लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट की पूरी साजिश 3 राज्यों में बुनी गई। सूत्रों की माने तो इसका ब्लूप्रिंट कश्मीर में बना। ऑपरेशन की तैयारी हरियाणा में हुई और टारगेट चुना गया दिल्ली के लाल किले के सामने का इलाका। इस बीच आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानकारी के मुताबिक लाल किला और उसकी पार्किंग सोमवार को बंद रहती। फिर सोमवार को लाल किले की पार्किंग के गेट कैसे खोलेंगे? आरोपी डॉक्टर उमर की गाड़ी लाल किला की पार्किंग में घुसी और 3 घंटे तक उसकी गाड़ी को पार्क किया गया। यानी ये सब एंगल जांच की दिशा बदल सकते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सीधा वही लिए चलते हैं आपको। डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर के कुछ करीबियों से स्पेशल सेल की पूछताछ इस वक्त जारी है। दिल्ली आतंकी हमले के बाद ये पूछताछ जारी है। डॉक्टर आदिल के करीबी से पूछताछ हो रही है और साथ ही डॉक्टर उमर के भी, उमर नबी के भी करीबियों से पूछताछ चल रही है। इन लोगों से इनके
हाव भाव, इनके चाल चलन, इनके मूवमेंट्स, ये किससे संपर्क रखते थे, क्या बात करते थे, इनको पता है कि क्या ये लोग किस तरह की प्लानिंग कर रहे थे, इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उमर नबी के परिवार से जब बात की गई तो उनका कहना था कि उन्हें उमर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इनके किस तरीके के चाल चलन है, क्या है, कुछ नहीं पता था। उमर की मां ने जब लास्ट उसको फोन किया तो उसने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बिजी हूं और इसीलिए मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा, जवाब नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद उसका फोन कई घंटों तक या काफी समय तक बंद पड़ा था। अंत में जब उससे बात हुई तो उसने कहा कि वो फिर यूनिवर्सिटी में ही काम कर रहा है, लेकिन उसकी मां को शक था कि उमर नबी कर क्या रहा है, किन किन करीबियों से पूछताछ हो रही है, किस तरह की क्वेश्चनिंग हो रही है। आनंद तिवारी जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। जी आनंद। देखिए बिल्कुल आनंद, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उसने कुछ महत्वपूर्ण सस्पेक्ट को इस ब्लास्ट से जुड़े हुए उन्हें हिरासत में लिया। ये डिटेन जो है वो दिल्ली और फरीदाबाद से इन लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें आदिल और उमर से जुड़े हुए करीबी हैं। एक जो सस्पेक्ट है वो आदिल के बारे में काफी जानकारी जो है वो स्पेशल सेल को बता रहा है, किस तरह से उसका पूरा मूवमेंट था J&K में, कैसे उसने उमर को गाड़ी प्रोवाइड कराई, उमर कैसे गुड़गांव फरीदाबाद होते हुए बदरपुर के रास्ते दिल्ली में एंटर करता है, और उसके बाद कैसे ये जो I-20 गाड़ी है आनंद, ये 10 तारीख को सुबह 8:30 बजे बदरपुर टोल बूथ पर नजर आ रही है। एक सीसीटीवी फुटेज भी इंडिया पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा 8:20 पर ये गाड़ी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर दिखाई दी है, वहां भी सीसीटीवी में कैद हुई है, वो सीसीटीवी सामने आया है। इसके अलावा दोपहर को 3:19 पे लाल किले के पास पार्किंग एरिया में ये गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद 6 बजे इस कार में जो है ब्लास्ट होता है। तो ये 3 घंटे उमर क्या कर रहा था, कहाँ पे था, किन लोगों से इसने बातचीत की, क्योंकि 2 थ्योरी जो है वो सामने आ रही है। खुफिया विभाग का कहना है कि इस गाड़ी में पहले 2 या 3 लोग सवार थे और बाद में जब ये ब्लास्ट हुआ तो गाड़ी खुद उमर चला रहा था, जो सीसीटीवी में नजर आ रहा है, और बाद में ये जो ब्लास्ट था ये ऊपर की तरफ हुआ है और इसीलिए गड्ढे नहीं हुए। अगर आप पहले देखेंगे जो हाल जी, आपने जो कहा कि क्रेटर वहां क्यों नहीं है, क्योंकि ब्लास्ट ऊपर की तरफ हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट, उसके साथ एक एक्सेलरेंट और फ्यूल ऑयल, इसका मिश्रण करके केमिकल बॉम्ब बनाने की तैयारी हुई है। इस तरह के बॉम्ब विदेश में कई सारे अटैक्स में आईसिस के जरिए प्रयोग किए गए हैं, तो कई सारे मॉड्यूल्स हैं जिसके इंस्पिरेशन लिया गया है। वहीं लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट में कार में दिखे संदिग्ध की पहचान डॉक्टर उमर नबी के तौर पर हो चुकी है। डॉक्टरों का काम तो जान बचाना है, यहां ये जान लेने पर और खुद अपनी जान देने पर, फिदायीन होने पर कैसे आमादा होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पुलवामा में डॉक्टर उमर के घर पर पुलिस की पूछताछ हुई है। उमर के घर वालों के मुताबिक वो ब्लास्ट जैसी आतंकी वारदात में शामिल हो सकता है, इसका उन्हें यकीन ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई भनक ही नहीं थी। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए धमाके से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और कई तस्वीरें सामने आने के बाद अब इस ब्लास्ट से जुड़े आरोपियों के नाम और उनकी पहचान भी सामने आ रही है। सीसीटीवी वीडियो में I-20 कार में ब्लास्ट करने वाले संदिग्ध की पहचान भी हुई। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट के आरोपी आतंकी ड्राइवर की पहचान डॉक्टर उमर नबी उर्फ उमर मोहम्मद के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक आतंकी डॉक्टर उमर का जन्म 24 फरवरी 1989 को हुआ था। वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा के कोइल इलाके का रहने वाला था। आरोपी डॉक्टर उमर के पिता का नाम गुलाम नबी भट्ट और मां का नाम शमीमा बानो है। पुलवामा में आरोपी डॉक्टर उमर के परिवार में 2 भाई आशिक नबी और जहूर नबी और एक बहन सबरीना नबी हैं। आतंकी डॉक्टर उमर के घर वालों को अभी भी यकीन नहीं है कि वो ब्लास्ट जैसी वारदात को अंजाम दे सकता है। घर वालों के मुताबिक वो बहुत ही धार्मिक था, वो ज्यादा बातें भी नहीं करता था, बस अपने काम में मशगूल रहता था। कुछ ये मतलब आज की एक्टिविटी नहीं है, वो आज हम